हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता यानी कि पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर देखने वाले हैं जो कि 2000 में हुआ था। और ये जो प्रश्न पत्र है इसमें व्याख्या सहित आपको हल कराया जाएगा और इसके इससे जुड़ी हुई दो क्लासेस होंगी। ठीक है, एक क्लास में यानी कि इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और फिर बाकी के जो क्लास होगी सेकंड क्लास उसमें बाकी के प्रश्न कराए जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाए। तो कौन सा है इनमें से विकल्प सही जो कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है कि यह जाति समूह से संबंधित है। फिर दिया गया है कि यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक से अधिक आयाम है और यह ऋतुजन संबंधी परिवर्तन है। आप में से भी देखिए, आपको पहले भी बताया जा चुका है। यूपी पीजीटी की जो एग्जाम की संभावना थी पहले जो बताई जा रही थी दिसंबर में होने की, और अभी भी वो लोग बता रहे हैं कि जनवरी में हो सकता है। ठीक है, जनवरी में कुंभ का मेला है, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो मानकर चलिए मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल में हो सकती है। ठीक है, वैसे वो कह रहे हैं जनवरी में, अब पता नहीं जनवरी में होगी या ये मार्च अप्रैल तक जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और जितना जैसे कि आप सभी को बताया गया था, न्यू क्वेश्चंस के लिए भी बोला गया था आयोग द्वारा कि नए प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हर बार ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पिछले वर्षों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन हाँ संभावना है 40 से 45% जो पीवाईक्यू होते हैं, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आपके पास 40 से जो 45% है कि इसमें पीवाईक्यू से आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीवाईक्यू हैं उसे अच्छे से देखिए। जिन प्रश्नों को आप नहीं कर पा रहे हो उसे अच्छे से उसको टॉपिक वाइज लिख लीजिए और फिर उसे अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर से संबंधित कौन सा नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर ऋतुजन संबंधी परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है ये नहीं है, इसमें ऋतुजन संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब बात की जाए संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित, तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। किस बुक में दी गई है, किस पुस्तक में यह अवधारणा दी गई है? तो पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है यह इनकी पुस्तक है, जो कि 1952 में आती है। 1952 में आती है, वर्ष भी साथ में याद करते चलिए। ठीक है, इसके अलावा ये आप बात याद रखेंगे कि संस्कृतिकरण पद मूलक परिवर्तन है, पद में परिवर्तन है। ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है? पद में परिवर्तन लाती है, पद में परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी गलत हो जाएगा, बाकी के सारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, गलत कथन बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, या फिर आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। गलत कथन का चयन करना है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण की जो या पश्चिमीकरण की कह लिया जाए, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं, इसे आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। विकल्प में यहाँ पर नगरीकरण, अंतर्देश, मलिन बस्ती, ग्रामीण नगर सातत्य दिया गया है। इनमें से कौन एक है जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है? क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
यहाँ पर देखिए विकल्प होगा डी, ग्रामीण नगर सातत्य। बात की जाए ग्राम नगरीय सातत्य की, ठीक है, ग्राम नगरीय सातत्य की, तो आप याद रखेंगे ये जो अवधारणा है वो किसकी है, सोरोकिन व जिमरमैन की, ठीक है, सोरोकिन और जिमरमैन की अवधारणा थी। लेकिन इस पर, ठीक है, इस पर ग्राम नगरीय सातत्य पर सबसे ज्यादा काम किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया है, और इनकी ही यह अवधारणा मानी जाने लगी। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। हो सकता है विकल्प में रेडफील्ड ना हो, सोरोकिन एंड जिमरमैन हो, तो आपको इसे टिक करना पड़ेगा। अगर ये ना हो, विकल्प में रेडफील्ड हो, तो आप रेडफील्ड को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए दो कथन दिए गए हैं। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिकीकरण, कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, और दूसरा कथन है वो पहले कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नगरवाद एक जीवन दर्शन है, इसकी धारणा किसने प्रस्तुत की है। नगरवाद एक जीवन दर्शन है, यह किसका कहना है, लुईवर्थ, बर्गेल, बर्जेस, मैकेंजी। यहाँ पर विकल्प दिया गया है लुईवर्थ, बर्गेल, बर्जेस, मैकेंजी, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। नगरवाद एक जीवन दर्शन की धारणा है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर लुईवर्थ हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब लुईवर्थ के द्वारा भी बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं। अब कौन कौन सी है इसे भी देख लीजिए। जैसे कि एक है नगरीकरण की अवधारणा, दूसरी नगरीयता की अवधारणा है, इसके अलावा घेटों की अवधारणा दी गई है इनके द्वारा। ठीक है, घेटों की अवधारणा दी गई है, उपनगर की अवधारणा भी दी गई है। नगरीकरण की अवधारणा, नगरीयता की अवधारणा, घेटों की अवधारणा और उपनगर की अवधारणा भी लुईवर्थ द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, बताना है सही क्या है। तो आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, उत्प्रवासन हर जगह समान है, आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि हुई है और आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है। निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार क्या है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है, नाम क्या है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने, किसने, राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, किसकी नियुक्ति की थी, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। 29 जनवरी 1953 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी, राष्ट्रपति के द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें 70%, याद रखिएगा 70% जातियों को पिछड़ा माना गया था। 70% जाति क्या है, पिछड़ा है, ये इनका जो आयोग है उन्होंने ये बात कही थी। चलिए, और यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन था आधार पिछड़े वर्ग के निर्धारण का। ठीक है, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक स्त्रीकरण की बात की जाए तो है क्या, समाज में व्यक्तियों का उच्च व निम्न क्रम में जो विभाजन होता है,
ठीक है, वही समाजीकरण कहलाता है। इस तरीके से हम इसे समझ ले तो। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। किसी को डिटेल में अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानना हो तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा। और बाकी आगे के समय में, आने वाले समय में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समाजीकरण हो जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया हर समाज में ये देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, याद रखेंगे आप, बोटोमोर। बोटोमोर का नाम आता है, इन्होंने 4 बताए थे। ठीक है, 4 स्वरूप बताए थे सामाजिक स्त्रीकरण के, 4 स्वरूप। पहला क्या इन्होंने बताया, पहला बताया था दास प्रथा। ठीक है, पहला क्या बताया, दास प्रथा बताया। ठीक है, 4 प्रकार थे। दास प्रथा था, ठीक है, जाति प्रथा थी, ठीक है, जाति प्रथा। और तीसरा क्या हो जाएगा, जागीर प्रथा। और चौथे नंबर पर आ जाता है वर्ग व्यवस्था। ठीक है, तो ये 4 स्वरूप इनके द्वारा, बोटोमोर के द्वारा बताए गए थे स्त्रीकरण से संबंधित। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जाति का आधार क्या है। ठीक है, जाति का आधार क्या है पूछा जा रहा है। जन्म, धर्म, प्रतिष्ठा और अनुष्ठान यहां पर दिया गया है। क्या हो जाएगा, जाति का आधार क्या है, जन्म है। ठीक है, जन्म है। क्या हो जाएगा, जाति का आधार जन्म है। और जाति क्या है, बंद स्त्रीकरण का उदाहरण। याद रखिएगा, बंद स्त्रीकरण का उदाहरण जाति है। और सबसे पहले जाति व्यवस्था पर व्यवस्थित जो अध्ययन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, घुरिये के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में किया गया था, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया गया था। और जाति क्या है, एक प्रदत्त परिस्थिति का भी उदाहरण है। ठीक है, बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति, जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है। विकल्प में यहाँ पर एन.के. दत्ता, जी.एस. घुरिये, सी.एच. कूले, हर्बर्ट रिजले दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प सही होगा, जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। यह बात किसके द्वारा कही गई है, एन.के. दत्ता, जी.एस. घुरिये, सी.एच. कूले, हर्बर्ट रिजले यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर कूले हो जाएगा, सी.एच. कूले हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। घुरिये की बात की जाए तो इन्होंने जाति उत्पत्ति का क्या दिया था, प्रजातीय सिद्धांत दिया था। जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत घुरिये द्वारा दिया गया था। और रिजले भी, इनकी भी परिभाषा सही अच्छी है, काफी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इन्होंने जाति को परिवारों का समूह कह ले, या हम संकलन कह ले, या पारिवारिक समूहों का संकलन है जाति, जिसमें ये कहते हैं रिजले की इनका एक समान नाम होता है। ठीक है, काल्पनिक पूर्वज होते हैं, परंपरागत व्यवसाय होता है। ठीक है, तो जाति परिवारों का संकलन है या पारिवारिक समूहों का संकलन है जाति। यह किसके द्वारा कहा गया है, रिजले के द्वारा कहा गया है। यह बात याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इस विकल्प का सही उत्तर क्या है, कूले है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982 और 1985 यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था, कब आया था, 1980 में आया था। 1980, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है कि श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए और निर्धनता उन्मूलन के रूप में। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह यहाँ पर बताना है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पहले तो ये जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है 1980 में आया था, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन के रूप में था। डी यहाँ पर सही होगा। मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड है, द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी है, होमो हायरार्कीज है,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यहाँ पर दिया गया है। तो इस यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए ल्यूडियोमो की क्या है, होमो हायरार्कीज है, ठीक है। अब विकल्प देखिए ए का क्या है, तीसरा सही है, तो यहाँ पर इन दोनों में से सही होगा। आप इन दोनों में से देखिए, योगेंद्र सिंह की बात की जाए तो योगेंद्र सिंह की क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है। तो यानी कि ए और फोर्थ है आपका, ऐसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अब बाकी की देख लेते हैं। के एम पार्निकर की क्या हो जाएगी, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड हो जाएगी। और फिर बाकी की लर्नर की क्या है, द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, अवधारणाएं हैं, ठीक है। चलिए देखिए, स्थानीकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर स्थानीकरण की बात की जाए तो ये लिटरेरी ट्रेडिशन में आ जाएगा, लघु परंपरा। सार्वभौमिकरण की बात की जाए तो यह वृहत परंपरा में आ जाएगी। संस्कृतिकरण से संबंधित क्या हो जाएगा, उच्च जाति की संस्कृति का स्वीकार्यकरण हो जाएगा। और आधुनिकीकरण की बात की जाए तो यह आधुनिक युग से संबंधित हो जाएगी। यानी कि विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए दो कथन दिए गए हैं। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। सही क्या है? सही क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है और दूसरा सही, पहले की सही, पहला जो है दूसरे की यहाँ पर क्या होगा, सही व्याख्या करता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994 और 1995 यहाँ पर दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1995 में हुआ था। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा है सही? कौन सा हो जाएगा सही? ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति और जिला परिषद। सी यहाँ पर सही होगा। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु पूछी जा रही है, क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, कभी 21 वर्ष भी हुआ करती थी, और ये 21 से 18 कब की गई? 61वां, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1988 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 होता है, 1988 में होता है। उसमें मतदाता की आयु 21 से 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन था जो कि 1988 में होता है, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। प्रश्न है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष? क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछी जा रही है। कुछ प्रमुख अभी हाल ही में अनुच्छेद से संबंधित क्लास हुई थी, ठीक है। उसमें काफी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जैसे कि उसमें पंचायत से रिलेटेड भी था, है ना, SC ST से जुड़े हुए, OBC से जुड़े हुए जो एक्ट्स थे, आर्टिकल, अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उसमें फैक्ट्स बताए गए थे। तो उसे जरूर देख लीजिएगा जिसने भी ना देखा हो। यहाँ पर क्या होगा? 21 वर्ष होगा। डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बात करें अनुच्छेद 40 की, ठीक है, अनुच्छेद 40, इसमें किससे बात की गई है? ग्राम पंचायत की है, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 40। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। और याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों के अधिकार और दायित्व से संबंधित है, ठीक है।
पंचायत के अधिकार और दायित्व से संबंधित है। ठीक है, दायित्व से संबंधित है। और इसे ये याद रखेंगे आप, 73वां संविधान संशोधन होता है, ये पूछा जाता है, कौन सा अधिनियम? 1992। ठीक है, 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संविधान में, भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इसे मतलब किसे? 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और 11वीं अनुसूची में, ठीक है, पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उससे संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची में कब शामिल किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था उससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 40, जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है। यहाँ पर 21 वर्ष सही होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यस्थल काल कितना है? कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष यहाँ पर सही होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक या फिर प्रतिशोधात्मक? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रतिरोधात्मक हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशोधात्मक की बात की जाए या निषेधात्मक कानून की बात की जाए तो यह अपराध को रोकने पर जोर देता है, जैसे कि जेल व्यवस्था हो जाएगी, है ना, पैरोल प्रणाली हो जाएगी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। देखिए, विकल्प यहाँ पर दिया गया है, जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, मृत्युदंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए होगा, डी यहाँ पर सही होगा। मिलान करना है, देखकर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। श्वेतवसन की बात की जाए तो यह अवधारणा श्वेतवसन अपराध की सदरलैंड द्वारा दी गई है। इसके अलावा जैविकीय अभिगम की बात की जाए तो यूरोपीय अपराध शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। शरीर विज्ञानी अभिगम जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? बॉम्बेरियन अभिक्रम से हो जाएगा, अभिगम से। और समाजशास्त्रीय अभिगम की बात की जाए तो अमेरिकीय अपराध शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सी सही होगा। क्राइम से जुड़ी हुई कोई अगर क्लास देखना चाहे, आप में से इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना चाहे तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, आगे आने वाले समय में अगर टाइम मिलेगा तो इसे भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर से देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक श्वेतवसन अपराध है? इनमें से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तो बात की जाए श्वेतवसन अपराध की तो ये जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। ठीक है, इन्होंने, सदरलैंड ने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ये याद रखिएगा, अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई है? सदरलैंड द्वारा की गई है। किस पुस्तक में? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। और इन्होंने कहा था ना, जैसे कि लोम्ब्रोसो का कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो उन्होंने लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन किया था। कहा था कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि अपराधी एक सीखा हुआ क्या है? व्यवहार है। अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि अपराधी जो अपराध है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। और इन्होंने अपराधी के 2 प्रकार बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने निम्न वर्गीय, ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी, और दूसरा जो था श्वेत
वस्त्रधारी, ठीक है, श्वेत वस्त्रधारी जो उच्च स्थिति प्राप्त किए होते हैं उनके द्वारा जो किया गया अपराध होता है, जैसे कि टैक्स चोरी है ना, घूसखोरी हो जाएगा, जालसाजी, ये सभी श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर घूसखोरी होगा, सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिसकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। विकल्प में यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन, जे जी गोडार्ड, इलियट एंड मैरल, सी बी मेमोरिया यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? जे जी गोडार्ड हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार है? एक, दो, तीन या फिर कई सारे? निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? दो है। ठीक है, गरीबी को दो रूपों में देखा जा सकता है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक मध्य वयी के नशे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित करें। तो क्या हो जाएगा? उपनैदानिकीय उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा हो जाएगा। ठीक है, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, गलत युग्म का चुनाव करना है, पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। गलत कौन सा हो जाएगा? गलत कौन सा हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा। इनके बीच में निकटता गमन का नियम लागू होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? बी सही होगा। प्रश्न है, मिलान करना है, देखकर बताइए सही क्या होगा। परिवार नियोजन की बात की जाए तो यह जन्म नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जन्म नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा परिवार नियोजन। ऋतुस्राव की बात की जाए तो यह किससे संबंधित है? स्त्रियों से संबंधित हो जाएगा। पोलियो की बात की जाए तो यह पोलियो की दवा से संबंधित हो जाएगा। और गर्भ निरोधक की बात की जाए तो यह निरोध से संबंधित हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्न में से कौन सा जाति की विशेषता नहीं है? देखिए, यहाँ पर आपको कई बार बताया गया है, जीएस घुरिये के द्वारा जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया गया था। और सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से इसको जो परिभाषित करने का एक व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। किस पुस्तक में? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में कही गई थी। और उसमें इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी बताई थी। इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पर नहीं है ये बताना है, तो क्या हो जाएगा? संस्तरण है, विवाह का प्रतिबंध है, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव है, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। देखिए, खंडात्मक विभाजन था, संस्तरण थी, विवाह पर प्रतिबंध है ना, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं थी व विशेषाधिकार थे, और पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव था। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। कौन नहीं होगा? जाति होगी। कास्ट होगा यहाँ पर, विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? कितना प्रतिशत है आरक्षण का? सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों में आरक्षण कितने प्रतिशत है? 27% है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलान करना है, देखकर बताइए।
कौन सा सही होगा? देखिए, जाति की बात की जाए तो किस में आएगा जाति? प्रदत्त परिस्थिति में, जन्म से मिल जाती है ये। वर्ग की बात की जाए तो ये हो जाएगा अर्जित परिस्थिति में, ठीक है। वर्ग क्या है? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। एकाकी परिवार हो जाएगा यहाँ पर, एकाकी परिवार हो जाएगा। आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था आश्रय है, ये वानप्रस्थ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए, अल्पसंख्यक दिया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक हो जाएंगे ईसाई, ठीक है। धोबी की बात की जाए तो ये किस में आ जाएगी? जाति में आ जाएगी। मुसलमान की बात की जाए तो ये इस्लाम से हो जाएंगे संबंधित, और भूमि की बात की जाए तो ये कृषि से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी होगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करिए। देखिए, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रकारों का एक समूह को दूसरे समूह का हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास्य और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है ये बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? इस तरीके से सामाजिक विघटन को इनमें से किसने परिभाषित किया है? पीएच लैंडिस, थॉमस एंड नैनकी, इलियट एंड मैरिल, REL फेरिस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलियट एंड मैरिल हो जाएगा, ठीक है। इलियट एंड मैरिल हो जाएगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को इलियट मैरिल ने इस तरीके से परिभाषित किया है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। लैंडिस की बात की जाए, पीएच लैंडिस ने क्या कहा था कि जो समाज में नियंत्रण की जो व्यवस्था होती है या सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जब भंग हो जाती है तो ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको ही हम सामाजिक विघटन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लैंडिस ने परिभाषित किया है, जो कि भी आपको बताया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी एवं एक बालक अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? तो क्या है आधार? वयस्क अपराधी, किशोर अपराधी या एक बाल अपराधी के बीच में, है ना। यहाँ पर एज होती है, आयु होती है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? लैंडिस एंड लैंडिस, गैरोफेलो दिया गया है, इलियट एंड मैरिल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या हो जाएगा? लैंडिस एंड लैंडिस हो जाएगा। लैंडिस एंड लैंडिस, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इलियट एंड मैरिल ने क्या कहा है कि जो समाज विरोधी किया गया व्यवहार होता है, ठीक है, समाज विरोधी किया गया जो व्यवहार होता है वो अपराध के अंतर्गत आता है, उसे हम अपराध कहेंगे, ठीक है। जो समाज के विरुद्ध किया गया व्यवहार होता है या समाज विरोधी व्यवहार, जिसे इन्होंने क्या कहा है, इलियट एंड मैरिल ने अपराध कहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया? ओपन जेल की बात हो रही है, तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ओपन जेल संपूर्णानंद के द्वारा की गई थी। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाज के शासक वर्ग की अवधारणा को किसने विकसित किया? पैरेटो, मोस्का, सीराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने व्यक्त की है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? देखिए, हम बात करें पैरेटो की, तो पैरेटो ने शासक वर्ग और गैर शासित वर्ग की बात की थी, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में दो वर्ग बताए थे, ठीक है, दो वर्ग पैरेटो द्वारा बताए गए थे। एक तो शासक वर्ग है, याद रखिएगा, शासक वर्ग, और गैर शासक वर्ग। शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग की बात किसने की थी? पैरेटो ने की थी। मिल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सीराइट मिल्स हैं इनकी बात करें तो इन्होंने शक्ति अभिजात वर्ग की बात की थी।
अभिजात वर्ग की बात केवल पूछा जाएगा तो पेरेटो हो जाएगा, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो उनका सामाजिक सिद्धांत कहलाता है ना, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। शक्ति अभिजात वर्ग की अगर बात की जाती है, ठीक है, शक्ति अभिजात वर्ग की जो बात की जाती है वो किसके द्वारा की गई है, वो सी राइट मिल्स के द्वारा की गई है। यह अवधारणा शक्ति अभिजात वर्ग की अवधारणा सी राइट मिल्स ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पर शासक वर्ग अभी आप बोलेंगे कि ये हो गया शासक वर्ग की अवधारणा पेरेटो की, नहीं, इन्होंने दो वर्ग बताए थे, शासक और गैर शासक वर्ग। लेकिन मूल अवधारणा की बात आती है तो वह मूल अवधारणा शासक वर्ग की किसके द्वारा दी गई है, मोस्का के द्वारा दी गई है, ठीक है, मोस्का के द्वारा दी गई है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक किसने लिखी है, विलियम वुड, समनर, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स सभी जानते हैं, कई बार बताया भी गया है, कई एग्जाम्स में ये पुस्तक पूछी भी गई है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अगर बात की जाए इसके वर्ष की, है ना, तो ये कब आती है, 1862 में आती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स कब लिखी गई, 1862 में यह प्रकाशित होती है। इसके अलावा सोशल स्टैटिक्स भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, सोशल स्टैटिक्स भी है जो कि 1851 में आती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी भी है जो कि 1875 में आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं। इन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, सामाजिक संरचना है, उसकी तुलना मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है पुस्तक से ही संबंधित, द ह्यूमन ग्रुप किसकी है, मानव समूह, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड, C.H. कुले, समनर, होम्स यहाँ पर दिया गया है। द ह्यूमन ग्रुप किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी हो जाएगी, होम्स की हो जाएगी। 1950 में ये पुस्तक आती है, ठीक है, 1950 में आती है, यहाँ पर होम्स हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे कहलाते हैं, प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन, संचार यहाँ पर दिया गया है। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रकार कहेंगे, ठीक है। प्रकार्य और आकार्य की जो बात है वो मर्टन द्वारा कही गई थी। अब देखिए यहाँ पर मध्य स्तरीय सिद्धांत पूछा जा रहा है, यह किसके द्वारा दिया गया, सोरोकिन, आर.के. मर्टन, ट्यूमन और पार्सन्स यहाँ पर है। तो मिडिल रेंज जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, मर्टन के द्वारा दी गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर यहाँ पर है। संघर्ष का सामाजिक प्रकार का जो सिद्धांत है या संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया, कोजर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक आती है 1956 में। इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था इस पुस्तक में, और इन्होंने आंतरिक व बाह्य संघर्ष, वास्तविक व अवास्तविक संघर्ष की बात की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्न में से कौन सा तत्व निहित है, जीवन जगत, अंत आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए सोशल प्रोसेस की बात की जाए तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है ये बताने से पहले सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। तो देखिए व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसे व्यक्ति खुद स्वयं अकेला पूरा नहीं कर पाता, जिसके लिए यानी कि उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, नियमों के अनुसार वह व्यक्ति व्यवहार करता है। अब यह जो व्यवहार है, जब ये निरंतर व्यवहार होने लगे, अंतरक्रिया में निरंतरता पाई जाने लगे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो अंतरक्रियाएं होती हैं व्यक्तियों के बीच में होती हैं, जो अंतरक्रियाएं, ये दो तरह के संबंधों को जन्म देती हैं, दो प्रकार के संबंधों को
जन्म देती हैं। पहला जो अच्छा संबंध है या जिसे हम मधुर संबंध कह सकते हैं, और इसके अलावा क्या होगा, जो ईर्ष्या और घृणा के जो संबंध होते हैं उन्हें भी अंतर क्रिया, ये इस तरीके के दो संबंधों को जन्म देती है। ये इसे ही हम क्या कहेंगे, सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। और गिलिन एंड गिलिन ने 3 प्रकार बताए थे सामाजिक प्रक्रिया के। एक तो इन्होंने बताया था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा इन्होंने बताया था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा क्या बताया था, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जितनी भी आपको बातें बताई जा रही हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, इन्होंने 3 तरह के सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक तो इन्होंने बताया समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी बताई सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरी असहयोगी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये 3 प्रकार जो हैं गिलिन एंड गिलिन के द्वारा सामाजिक प्रक्रिया के बताए गए हैं। इससे संबंधित पूछा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो आत्मसातकरण होगा। संघर्ष, प्रतिकूलता, प्रतिस्पर्धा, विरोध, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। जबकि आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है, सहयोग है, सात्मीकरण है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आएगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कार्वे, यहाँ पर विकल्प है। तो परिवार तथा नातेदारी का जो क्षेत्रीय अध्ययन है इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही होगा इरावती कार्वे। इरावती कार्वे, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और कास्ट सिस्टम की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई थी इनके द्वारा। एक तो अंतःविवाह, ठीक है, अंतर्विवाह, और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ये 2 मुख्य विशेषता इरावती कार्वे ने कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई बताई थी। और जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह है, ये भी इनका कहना था। इस तरीके से एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में सहयोग और ना संघर्ष है। तो क्या सही है? केवल सहयोग पाया जाता है, या फिर केवल संघर्ष पाया जाता है, या सहयोग और संघर्ष कुछ भी नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही देखने को मिलता है, दोनों ही पाया जाता है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।